अब हम देखते हैं फाइनेंस लीज के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है एनुअल लीज रेंट, यानी कि हम 80,000 रुपीज़ का रेंट पे कर रहे हैं जो कि पर एनम है। लीज का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का है, तो हमने 5 साल के लिए किसी एसेट को लीज पे लिया है जिसके लिए हम हर साल जो है वो 80,000 रुपीज़ पे करेंगे टू द लेसर। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 40,000 रुपीज़। अब देखिए गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब भी एसेट हमारी लीज कॉन्ट्रैक्ट के बाद बच जाती है दैट इज अ रेजिडुअल एसेट। अब रेजिडुअल एसेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब मान लेते हैं कि ये कैलकुलेटर है, मैंने किसी को लीज पे दिया। अब उसने बोला कि मैम अगर आप इसे 5 साल यूज करोगे तो इसको 5 साल बाद जो इसकी वैल्यू है कम से कम मैं आपको 10 रुपये तो इसके दे ही दूंगा। तो जो स्क्रैप डीलर है उसने बोला कि मैम कम से कम मैं आपको इसके 10 रुपये तो दे ही दूंगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि मुझे गारंटी है कि इसमें अगर कुछ बचे ना बचे, चल रहा हो नहीं चल रहा हो, कम से कम 10 रुपये तो मुझे मिल ही जाएंगे। सो दिस इज द गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कि लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो एसेट हमने लिया था या दिया था उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। एंड 25,000 इज द अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब ये ध्यान रखना ये दोनों एस्टिमेटेड होता है। तो एस्टिमेटेड है कि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है ये मैं तो भाई बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ कैलकुलेटर, तो मेरा कैलकुलेटर की जो वैल्यू वो 10 रुपये तो मिनिमम है, गारंटीड है, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कम से कम 40 रुपये का तो ये सेल हो ही जाएगा। तो बाकी जो है तो 40 में से जो मेरा 10 है वो क्या हो जाएगा, गारंटीड, और जो 30 मैंने अपनी तरफ से सोचा है वो हो जाएगा अनगारंटीड। तो सिमिलरली आपने सोचा कि जो एसेट है वो कम से कम 40,000 की तो सेल हो ही जाएगी, और अनगारंटी है कि अगर एसेट अच्छे रख रखाव की आपने रखी होगी, अच्छे से उसकी केयर की होगी, तो 25,000 रुपीज़ आपको मिल भी सकते हैं। और फिर आता है फेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द लीज। अब हमने जब बिजनेस लीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तो उस टाइम पे उस एसेट का जो मार्केट में रेट चल रहा था दैट वाज 3,20,000 रुपीज़। यहाँ पे इम्प्लिसिट रेट है 12.6% का। इम्प्लिसिट रेट होता है जो भी हमारा रेट ऑफ बोरोइंग होता है कि हम अगर इन पैसों को हम कहीं और इन्वेस्ट करें तो हमें 12.6% का इंटरेस्ट मिल सकता है। Now question is saying कि present value you have to calculate of the minimum lease payment and give the journal entries on the date of the beginning of the lease in the books of the lessee। अब लेसी ने अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा मिनिमम लीज पेमेंट का। अब देखिए इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स के लिए है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 साल। मिनिमम लीज पेमेंट मैं कितना कर रही हूँ, तो एवरी ईयर आई हैव टू पे 80,000 रुपीज़। तो मैंने लिख दिया कि कम से कम मुझे 80,000 रुपये उसको तो देने ही देने हैं। तो 80,000 रुपीज़ इज द लीज पेमेंट दैट दी लेसी हैज़ टू मेक, 80,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करना है, मतलब दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को अगर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, दीज आर द फ्यूचर वैल्यू एंड आई हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ डिस्काउंट रेट पता है, डिस्काउंट रेट इज 12.6%। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 12.6%। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमारे लिए फैक्टर क्या हो जाता है, ऊपर भी आपने 100 लिखना है, नीचे भी आपने 100 लिखना है। रेट इज 12.6%, तो नीचे आप ऐड कर दोगे 12.6, तो नीचे हम क्या ऐड कर देंगे 12.6। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 100 प्लस 12.6 है तो दैट इज 112.6। तो 112.6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 0.888। तो 0.888 को मैं लिख सकती हूँ 0.889 लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके। और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन है 0.890, तो 0.890 ये लिख सकते हैं या फिर 0.889 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर 1 ईयर। अगर आपने 2 ईयर के निकालना है तो आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दीजिए 112.6 से, तो 2 ईयर्स का आ जाएगा। 3 ईयर्स के लिए एक और बार मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपको रफ में करके बताया कि आप इन वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो मैं इन वैल्यूज़ को सीधा लिख लेती हूँ। दिस इज 0.790, 0.7, 0.622 एंड 0.552। तो मैंने इन वैल्यूज़ को लिख लिया है यहाँ पे बुक में से ही। अब आपने क्या करना है कि ये 80,000 आपने 1 साल बाद पे करना है, तो आज की टर्म्स में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 71,200 रुपीज़। इसका हो जाएगा 63,200, इसका हो जाएगा 56,000, इसका हो जाएगा 49,760 एंड दिस विल बी 44,160। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा था कि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 40,000 रुपीज़ है, यानी कि 40,000 तो मिलेंगे ही ना।
तो 40,000 जो उसको मिलेंगे ये भी तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू है। तो उसने बोला कि 5 साल के बाद मुझे 40,000 रुपये भी मिल जाएंगे और इसके लिए भी जो फैक्टर होगा दैट विल रिमेन द सेम। तो 40,000 की भी मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो यह आ जाएगा 22,080 रुपीज़। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी एसेट की जो वैल्यू है वो आज की टर्म्स में कितना है। इन सबको अगर आप ऐड कर लोगे तो यू विल गेट 3,64,000 रुपीज़। यानी कि मेरे लिए मेरी एसेट की वैल्यू आज के टाइम पे क्या है, 3,64,000 रुपीज़ है। और आप मुझसे चार्ज कितना कर रहे हो, इतना चार्ज कर रहे हो। तो कितना चार्ज कर रहा है, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 40,000 रुपीज़। तो टोटल में मुझसे 4,40,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी बनती है आज की टर्म्स में देखा जाए तो 3,64,000 रुपीज़। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि गिव द जर्नल एंट्री ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लीज इन द बुक्स ऑफ द लेसी। लेसी अपनी बुक्स में इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो लेसी कौन है, जिसने एसेट को एक्वायर किया है, और वो अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, ऑन द बिगिनिंग। सिर्फ बिगिनिंग की एंट्री मांगी है, सारी एंट्रीज उसने हमसे नहीं मांगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि वो एसेट एक्वायर कर रहा है तो एसेट अंडर लीज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट, या फिर लेसर अकाउंट लिख सकते हो कि लेसर से एसेट लिया है तो लेसर अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू जो दोनों में से कम हो वो हम लेते हैं। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड मेरे पास फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू इज 3,20,000 रुपीज़। तो फेयर वैल्यू कम है या प्रेजेंट वैल्यू कम है, सो फेयर वैल्यू इज मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे इसी से अपनी एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3,64,000 रुपीज़। तो बस आपने यही एंट्री पास करनी थी लेसर की बुक्स में। सेकेंड चीज़ कहता है कि आपने क्या करना है, एलोकेट करना है फाइनेंस चार्ज को ओवर लीज पीरियड बाय अज्यूमिंग जीरो एज रेजिडुअल वैल्यू। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो है तो आप अपने फाइनेंस चार्ज को कैसे एलोकेट करोगे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। जैसे अगर आपको याद हो तो हम हायर परचेज में क्या करते थे, इंटरेस्ट को डिफरेंट टाइम पीरियड में एलोकेट करते थे ना, कि पहले साल का इतना इंटरेस्ट है, दूसरे साल का इतना इंटरेस्ट, तीसरे साल का इतना इंटरेस्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने फाइनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट को एलोकेट करना है डिफरेंट ईयर्स के अंदर। अब देखिए हमें एलोकेट कैसे करना है। तो मैंने लिखा बिगिनिंग ऑफ ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 ईयर्स का हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहले साल तो मैंने उसे कुछ भी पेमेंट नहीं किया, कोई भी इंटरेस्ट मुझसे वो चार्ज नहीं करेगा। सो दिस इज द ईयर, दिस इज द मिनिमम लीज पेमेंट्स, यानी कि जो भी हमने उसको रेंटल्स पे करना है। तो रेंटल मैंने उसे कितना पे करना है, 80,000 रुपीज़, 80,000, 80,000, 80,000 और 80,000 और प्लस 40,000 रुपीज़, जो कि गारंटी रेजिडुअल वैल्यू है, कि गारंटी है कि मैं आपको इतना अमाउंट तो पे करूंगी, दैट इज 40,000 रुपीज़। सो दीज आर द पेमेंट्स जो कि हमें उसे करना है। फाइनेंस कॉस्ट कितना है, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, तो आप इसे फाइनेंस चार्ज भी लिख सकते हैं, नहीं तो इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। और इंटरेस्ट कितना है, 12.6%। ऑलरेडी क्वेश्चन ने बताया था ना कि इम्प्लिसिट रेट है 12.5% रुपये, मतलब 12.6% इज द इंटरेस्ट चार्ज। तो यही हमारा इंटरेस्ट चार्ज भी हो जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने अभी उसको कुछ भी पे नहीं किया, तो लास्ट में लिखा है प्रिंसिपल ड्यू, जैसे हमारा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो हायर परचेज के केस में मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखती थी, बट यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल ड्यू लिखा है। आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो कि कितना आउटस्टैंडिंग है। तो देखो मैंने एसेट परचेज किया, उसे कितने का एक्वायर किया, 3,64,000 का। तो मैंने बोला कि बिगिनिंग में पूरे का पूरा ड्यू है। अब ईयर एंड जब होगा तो मैं उसे 80,000 रुपीज़ पे करूंगी। तो इस पूरे के ऊपर वो मुझसे 12.6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो क्या कहेगा कि मैम आपने इतना अमाउंट मुझे पे करना है, इसके ऊपर आप मुझे 12.6% इंटरेस्ट दोगे, दैट इज 3,8606। तो मैंने लिखा ठीक है सर, 3,8606 इज द इंटरेस्ट जो मुझे आपको पे करना है। अब मैंने बोला कि आप तो मुझसे 80,000 ले रहे हो, ये इंटरेस्ट है, तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना मैं पे कर रही हूँ, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी 80,000। तो मुझे पता चल गया कि 41,394 इज द अमाउंट जो कि मैं उसे एज अ प्रिंसिपल रिटर्न कर रही हूँ। अब ये इंस्टॉलमेंट जा रही है, यानी कि ये लीज चार्जेस जा रहे हैं, जिसमें से इतना अमाउंट इंटरेस्ट वो मुझसे चार्ज कर रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें से मैंने ये तो पे कर दिया, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 265,006। अब वो कहेगा मैम इतना बकाया है, मैं कहूँगी ठीक है सर। अब वो मुझसे कितना चार्ज करेगा, इसके ऊपर 12.6% चार्ज करेगा। तो 26566 के ऊपर वो मुझसे कितना चार्ज करेगा, 12.6% चार्ज करेगा, दैट इज 33391 लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके। तो इट इज
33391 कर दिया राउंड ऑफ करके। अब 80,000 का मैं लीज रेंटल पे कर रही हूँ, जिसमें से आपने तो मुझसे इतना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यानी कि प्रिंसिपल कितना जा रहा है मेरी तरफ से 46609 जा रहा है। अब इतना आउटस्टैंडिंग था जिसमें से इतना मैंने पे कर दिया, तो मेरे पास बैलेंस कितना रह गया 218397। फिर अगला साल आएगा, फिर वो मुझसे कहेगा कि आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, इसके ऊपर 12.6% लेगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 27518। अब इसमें से इतना तो मेरा इंटरेस्ट चला गया, तो ये मैं पे कर रही हूँ, इतना इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना रीपे हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 52482 एंड यहाँ पे आ जाएगा 165915। अब मैंने इतना पे कर दिया, इतना मतलब आउटस्टैंडिंग है, इसके ऊपर फिर से वो 12.6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो कि आ जाएगा 20905। अब 80,000 में से ये तो मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो प्रिंसिपल कितना रीपे हो रहा है 59095। अब इसमें से ये तो पे हो गया, तो लास्ट कितना बच गया मेरे पास 106820। अब देखिए आप इन दोनों को क्लब करके भी लिख सकते हो सीधा 1,20,000, नहीं तो आप इसे अलग करके भी दिखा सकते हो। तो बुक में एक साथ लिखा हुआ है तो आप इसे एक साथ ही लिख सकते हो। अब देखो इतना आप उससे ले रहे हो, इतना बचता है और आप उससे ले इतना रहे हो, यानी कि जो बाकी है वो आप उससे क्या चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट कर रहे हो। भाई दिस इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लेकिन ईयर एंड पे आपने उससे कितना लिया 1,20,000, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट ही तो हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 13180 और यहाँ पे अब मेरे पास कुछ भी प्रिंसिपल नहीं बचा, और टोटल जो आप इसका कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे मेरा ये टोटल इंटरेस्ट जो है उसने मुझसे चार्ज किया है, और दीज आर द रेंटल पेमेंट्स। तो हमने अपना जो भी इंटरेस्ट था उसको एलोकेट कर दिया, तो जो भी इंटरेस्ट है हमने उसको डिफरेंट ईयर्स में एलोकेट कर दिया। और क्वेश्चन ने हमसे यही बोला था कि एलोकेट द फाइनेंस चार्ज ओवर द लीज पीरियड बाय अज्यूमिंग 0 एज रेजिडुअल वैल्यू, कि उसका जो रेजिडुअल वैल्यू अगर वो 0 हो जाता है तो फिर आपका कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट हमने एलोकेट कर दिया टू द डिफरेंट ईयर्स।